स्टूडेंट वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ द सॉलिड स्टेट। और आज इस क्लास के अंदर हम सॉलिड स्टेट में कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को फिनिश करेंगे, उनको समझेंगे, क्या क्या क्वेश्चन उनके ऊपर आ सकते हैं। आइए उसके बारे में बात करते हैं। कोशिश करेंगे कि हमारा ये चैप्टर, हमारा ये टॉपिक आज इस लेक्चर के अंदर ही फिनिश हो जाए। ट्राई करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका रैंक क्या है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। आइए ये सारी बातें यहाँ पर विजुलाइज करके हम सीखते हैं। कॉपी पे अगर स्ट्रक्चर मेरे साथ साथ बना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो अंडरस्टैंड करो एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा, लेकिन उसके बेसिस पे अलग अलग क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना, क्लोराइड आयन कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, सोडियम एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे। अगर आपको ध्यान हो, मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताए थे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड यूनिट सेल में एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे होते हैं। तो सोडियम आयन यहाँ पर वॉइड के अंदर हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हैं, और क्लोराइड आयन यहाँ पर लैटिस पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। अब गौर से देखिएगा, मैं काफ़ी सारे चेंजेस करने वाला हूँ, पार्टिकल अटैच करने वाला हूँ। उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे और उसके बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल एक्चुअल में रहते हैं ये पता लगाएंगे। क्लोराइड आयन कॉर्नर और फेस सेंटर पे, पहले इनको अरेंज करते हैं। कॉर्नर पे आया, कॉर्नर पे आया, कॉर्नर पे आया, इस तरह से 8 कॉर्नर होते हैं। क्लोराइड आयन ऑरेंज कलर में, सोडियम आयन ग्रीन कलर में। ऐसे ही यहाँ पर भी हर एक कॉर्नर पे क्लोराइड आयन ऑलरेडी आगे हैं। कॉर्नर पे अब आप पहचान सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। अब है ये फेस सेंटर पे भी। फेस सेंटर जानते हो ना, 6। सामने वाला फेस उसका सेंटर, पीछे वाला फेस उसका सेंटर, ऊपर वाला फेस, लोअर फेस, लेटरल फेस, ये सभी फेस के सेंटर पे एक एक क्लोराइड अटैच करते हैं। देखो, ये एक क्लोराइड यहाँ आ गया, एक वहाँ से आ गया फेस के सेंटर पे, एक ऊपर वाले फेस के सेंटर पे, एक लोअर वाले फेस के सेंटर पे, एक आगे वाले फेस के सेंटर पे, और एक होगा पीछे वाले फेस के सेंटर पे। ये आया पीछे वाले फेस के सेंटर पे। अब आगे वाले फेस के सेंटर पे पार्टिकल यहां अपीयर होगा इस तरह से। अगर खुद से बना लोगे या एक बॉक्स लेके उसमें पार्टिकल्स को अरेंज करके देखोगे, मजे आते हैं इस चीज में। कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ चीजों को सीखते हैं, अच्छा भी लगता है। आप इस चीज को बना के देख सकते हैं। ये सभी क्लोराइड आयन कॉर्नर और फेस सेंटर। अब सोडियम आयन लगाने हैं एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे। एज सेंटर जानते हैं ना, ये एज इसका सेंटर, ये एज इसका सेंटर, 12 एजेस होते हैं, तो 12 एज सेंटर। चलो अटैच करते हैं। सबसे पहले सोडियम वहां उस एज सेंटर पे, यहां इस एज सेंटर पे, यहां आ गया। ऐसे ही यहां और वहां, इस तरह से ये आया, उधर से आया एज सेंटर पे, ऊपर वाले एजेस फिनिश हुए। ऐसे ही यहां और यहां ये एज सेंटर पे पार्टिकल आया, वहां पर आएगा। यहां पर जितने भी एज सेंटर हैं हर जगह पे पार्टिकल अपीयर होंगी। आप खुद से बनाते हैं तो खुद से भी बना सकते हैं। सभी एज सेंटर पे सोडियम आगे, एक सोडियम बॉडी सेंटर में आएगा, यहां बीचों बीच बॉडी सेंटर में सोडियम यहां पे प्रेजेंट होगा। इस तरह से सोडियम एज सेंटर और बॉडी सेंटर को यहां ऑक्यूपाई करते हैं। इन पोजीशंस को हमने अपने सामने अटैच किया, लगाया। आप सभी बच्चे कर सकते हैं। अब क्या करें? एज सेंटर टू एज सेंटर आपस में अटैच कर दें। एज सेंटर टू एज सेंटर एंड फेस सेंटर टू फेस सेंटर। जैसे ये मैंने एज सेंटर के पार्टिकल को अटैच किया, देखो ध्यान से, यहां पर ये अटैच हुआ। ऐसे ही यहां पर ये एज सेंटर के पार्टिकल अटैच हुए। ऐसे ही एज सेंटर इन पार्टिकल को हमने अटैच किया।
इस तरह से हम देखते हैं ये एज सेंटर अटैच हुए, फेस सेंटर इनको अटैच करते हैं। ऐसे आप देख सकते हो कि ये आपके पास एक NaCl का स्ट्रक्चर यहां पर अपीयर होता है, यहां पर बनता है। अब जरा कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना। कोऑर्डिनेशन नंबर उसे कहते हैं कि एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से कनेक्ट होता है। एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से कनेक्ट होता है उसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। अगर मैं सोडियम की बात करूं जो कि ग्रीन कलर का पार्टिकल है, जरा देखो ध्यान से ये कितनों से अटैच है। ये सोडियम अगर ध्यान से देखोगे, एक क्लोराइड इससे कनेक्ट है, एक उससे कनेक्ट है, दिख रहा है, एक उससे कनेक्ट है, एक उससे कनेक्ट है, एक इधर कनेक्ट है, एक उधर कनेक्ट है। यानी ये सोडियम अगर आप देख पाएंगे तो ये इन पार्टिकल के साथ कनेक्ट है। टोटल 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल के साथ, तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ये 6 पार्टिकल के साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही इस क्लोराइड को देखो, क्लोराइड को कितनों से कनेक्ट है देखो। एक ये इधर सोडियम से कनेक्टेड है, उधर कनेक्टेड है, यहां भी कनेक्टेड है, यहां भी कनेक्टेड है। 2 ये हो गए, तीसरा ये, चौथा इधर, पांचवा इधर। 5 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5। और एक ये ऊपर वाली यूनिट सेल से भी कनेक्ट होगा, जो इसके ऊपर यूनिट सेल होगी उससे भी कनेक्ट होगा। यानी हर एक क्लोराइड 6 सोडियम से, हर एक सोडियम 6 क्लोराइड से, कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6। हर एक क्लोराइड 6 सोडियम से, हर एक सोडियम 6 क्लोराइड से, कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 यहां पर बनता है। अगर मैं आपसे नंबर ऑफ क्लोराइड पूछूं कि क्लोराइड आयन का नंबर कितना आएगा, कॉर्नर पे हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर, 8 इंटू 1/8, फेस सेंटर 6 इंटू 1/2, सॉल्व करेंगे 4, तो टोटल क्लोराइड आयन आएंगे आपके पास 4, क्लोराइड आयन 4 आएंगे। वहां देखो सोडियम एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे, एज सेंटर कितने होते हैं, 12 कंट्रीब्यूशन 1/4, 12 एज सेंटर होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/4, बॉडी सेंटर 1 कंट्रीब्यूशन 1, और ये भी कितना आएगा 4। तो टोटल सोडियम आयन कितने आ गए आपके पास 4। क्लोराइड आयन 4 हैं, सोडियम आयन 4 हैं। अगर मैं कहूं 4 सोडियम हैं, 4 क्लोराइड हैं, ये चारों मिलके क्या देंगे, 4 NaCl, 4 NaCl। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर पार्टिकल, मॉलिक्यूलर एंटिटी कितनी हो गई, 4। रैंक ऑफ द यूनिट सेल, देखो अब ये क्वेश्चन जरा समझना। अगर आपसे कहते हैं कि NaCl की यूनिट सेल में कितने NaCl मॉलिक्यूल हैं, तो कितने NaCl मॉलिक्यूल हैं, 4। और अगर क्वेश्चन ये कहते हैं कि इसमें कितने आयन हैं, आयन कितने हैं, 4 सोडियम, 4 क्लोराइड, 8 आयन। तो आपको इस क्वेश्चन को समझना है कि आपसे आयन पूछे गए हैं या आपसे मॉलिक्यूल पूछे गए हैं। इस पॉइंट को आपने समझना है, जानना है। तो रैंक ऑफ द यूनिट सेल यानी Z की वैल्यू 4, 4 NaCl यहां पर आएगा। अगर आपसे पूछें लैटिस पॉइंट कितने हैं, तो अब आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हो कि लैटिस पॉइंट कितने हैं, कितने फेस सेंटर हैं, कितने कॉर्नर हैं जहां लैटिस पार्टिकल प्रेजेंट हैं, इन्हें लैटिस पॉइंट कहा जाता है। तो इस तरह से अब ये क्वेश्चन आपका यहां पर याद हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा बहुत अच्छे से। इस तरह से ये था हमारा NaCl का स्ट्रक्चर। अब समझो एक और स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। 2 स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही जान लो। NaCl के बारे में बता दिया क्या क्या जानना है, और अब सीजियम क्लोराइड।
सीजियम क्लोराइड में एक क्लोराइड है, एक सीजियम है। दो तरीके से स्ट्रक्चर बताऊंगा। NaCl तो एक ही यूनिट सेल में इतनी ज्यादा चीजें थी, यहां थोड़ा अलग है। नाउ लेट्स सी, ये यूनिट सेल है, क्लोराइड कॉर्नर पे है, सभी कॉर्नर पे क्लोराइड आते जाएंगे, क्लोराइड आते जाएंगे सभी कॉर्नर पे, और सीजियम बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर पे सीजियम आएगा। अगर मैं नंबर ऑफ क्लोराइड आयन पूछूं तो कॉर्नर कितने, 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, क्लोराइड 1। सीजियम आयन पूछूं तो बॉडी सेंटर 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो मैं कहता हूं मेरे पास एक सीजियम आयन है, एक क्लोराइड आयन है, तो सीजियम क्लोराइड फॉर्मूला यूनिट कितनी हो गई, 1। तो सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में फॉर्मूला यूनिट 1, Z की वैल्यू 1। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन है कि सीजियम क्लोराइड में आयन कितने हैं, तो आयन कितने हैं आपके पास, 2। आप इस बात को ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले सीजियम का देख लो, यहां सीजियम का देख लो। ये सीजियम हर एक क्लोराइड के साथ कनेक्ट होता है, हर एक क्लोराइड के साथ ये सीजियम कनेक्ट होता है। तो एक सीजियम 8 क्लोराइड के साथ कनेक्ट है, तो सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। हर एक सीजियम 8 क्लोराइड के साथ कनेक्टेड है, तो सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ध्यान रखना। अब क्लोराइड का कितना होगा, अब ये क्लोराइड इस सीजियम से कनेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ नेबरिंग यूनिट सेल के सीजियम से भी कनेक्ट होगी, क्योंकि ये तो कॉर्नर पे है, नेबरिंग से भी कनेक्ट होगी। तो कैसे शो करें, ऐसे करेंगे, समझना मेरे साथ। मैंने ये ले ली एक सीजियम क्लोराइड की यूनिट सेल, एक ले ली, और इसमें आपको बता दिया कि यहां पर ये सीजियम 8 क्लोराइड से कनेक्टेड था। अब इसका लैटिस बनाना है, यानी ऐसी यूनिट सेल आपस में कनेक्ट होंगी और सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनेगा। देखो कैसे, एक यूनिट सेल, अब ये आ गई एक और यूनिट सेल, एक और यूनिट सेल, ऐसे ही एक और यूनिट सेल यहां आ गई, ऐसे ही इसके ऊपर, उसके ऊपर, यहां और यहां ये यूनिट सेल यहां पर आ चुकी है। अब इन यूनिट सेल में इस क्लोराइड को ले लो, इस क्लोराइड को मान लो, सपोज ये आपका क्लोराइड है, इसको कंसीडर कर लो यहां पर। अब ये कितने सीजियम से कनेक्ट होगा, जरा इस बात को देखो। ये क्लोराइड हर एक सीजियम से कनेक्ट होगा, सीजियम जो ग्रीन में है, इससे भी कनेक्ट होगा, यहां भी कनेक्ट होगा, यहां भी कनेक्ट, यहां भी कनेक्ट, इधर भी, उधर भी, एंड सो ऑन। जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हर एक सीजियम के साथ कनेक्टेड होता है। एक क्लोराइड 8 सीजियम के साथ कनेक्टेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। एक सीजियम 8 क्लोराइड से और एक क्लोराइड 8 सीजियम। ये वो स्ट्रक्चर है जिसे आप एक बार अपने आप करना चाहो तो पॉसिबल नहीं होता, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहां पर बन जाता है, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स करके अगर आप समझ लो तो बहुत अच्छा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीजियम क्लोराइड में सीजियम कहां है, क्लोराइड कहां है, वॉइड में कौन है। अब बॉडी सेंटर में तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड या क्यूबिक वॉइड होता है, तो सीजियम वॉइड में है और क्लोराइड लैटिस पार्टिकल है। सीजियम क्लोराइड की कितनी फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट होती हैं, अभी कैलकुलेट करके बताया था 1। कितने आयन होते हैं, 2, एक सीजियम आयन और एक क्लोराइड आयन, इस बात को समझना। तो ये ध्यान रखना, NaCl का कितना आया था कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, और इसका कितना आया 8:8। अब इस बात को ध्यान रखना। नाउ हाउ कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी चेंज। अब ये तो हमने देख लिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 किसका है, 8:8 किसका है। अब ये कैसे बदला जा सकता है, इस बात को समझना। एक कॉमन सी बात देखो यहां पर सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास ये पार्टिकल है
और इन पार्टिकल में से 3 पार्टिकल तो इससे डायरेक्टली कनेक्ट हैं। सेंट्रल पार्टिकल से 3 पार्टिकल तो डायरेक्टली कनेक्ट हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तो है ही। ये चौथा पार्टिकल दूर है। अब ये चौथा पार्टिकल भी कनेक्ट हो सकता है अगर प्रेशर अप्लाई करें। आप यहां पर प्रेशर अप्लाई करो, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, चौथा पार्टिकल भी यहां अपनी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। यानी अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है। प्रेशर अप्लाई किया, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो गया। एक सीट पे 3 बंदे बैठे हैं, चौथा खड़ा है, नहीं बैठ रहा। भाई मेरे को तो सीट में जगह पूरी नहीं मिल रही। इतनी देर में वहां पर स्कूल के प्रिंसिपल साहब आ गए, उनको देखते सारे बैठ जाएंगे। जैसे प्रेशर पड़ा तुरंत बैठ के, जैसे प्रेशर पड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर, अब देखो कंडीशन लो, बेंच पे 4 बच्चे बैठे हैं, बेंच के नीचे बम रख दिया, पटाखा रख दिया। जैसे पटाखा फूटेगा चारों बच्चे अलग अलग हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाएगा। अगर आप इसको हीट करेंगे, अगर आप हीट करेंगे, हीट करने से पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी और पार्टिकल को एनर्जी मिलने से ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात कि भाई अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। अगर ये 6:6 है, प्रेशर बढ़ाने से 8:8 हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाउ यू कैन कन्वर्ट, लिख लेना इसको जो मैं बोल रहा हूं, हाउ यू कैन कन्वर्ट NaCl स्ट्रक्चर इंटू सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, NaCl स्ट्रक्चर इंटू सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। तो जवाब होगा बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से। और दूसरा टेम्परेचर, तो मैंने बताया टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सीजियम क्लोराइड 8:8, टेम्परेचर बढ़ाया, ये 6:6 में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, हाउ कैन यू कन्वर्ट सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर इंटू NaCl स्ट्रक्चर, इंटू NaCl स्ट्रक्चर और NaCl स्ट्रक्चर इंटू सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। तो अब आपके पास जवाब है, टेम्परेचर बढ़ाने से सीजियम क्लोराइड NaCl लाइक स्ट्रक्चर में बदलेगा और प्रेशर बढ़ाने से NaCl वाला सीजियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। ये जवाब अब आप दे सकते हो। तो प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट अब आपके पास है। ये क्वेश्चन आ गया, NaCl स्ट्रक्चर को सीजियम क्लोराइड में बदलना है, NaCl 6:6, 8:8, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना है तो क्या करेंगे, विथ इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पे ये स्ट्रक्चर उसमें बदल जाएगा। NaCl ZnS में कैसे बदलेगा, अब ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4, ये 6:6 है, ये 4:4, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करना है और कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कैसे होगा, विद राइज इन टेम्परेचर और विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये इस तरह से बदलाव आएगा, इस तरह से बदल जाएगा। तो ऐसे आप इनके बारे में स्ट्रक्चर, कंडीशन, क्या प्रेशर लगता है, ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी ज़रूरी थी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए थी, ये यहाँ पर आपको बताया गया। तो ये 2 स्ट्रक्चर और उनके बारे में इस तरह के क्वेश्चन आप बच्चों को याद रहने चाहिए। अब चलो कुछ और बातें, क्योंकि आज हमारे पास यही छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, इन्हीं डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है और इनमें से अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोर्ड एग्जामिनेशन में कम, कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा पूछी जाती हैं और इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो आप जानते ही हो। आप जानते हो ना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, यह जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है। सब्सटेंस विच आइदर रिपेल्ड और नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड।
हम केमिस्ट्री में इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता उसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। क्या पहचान होती है डायमैग्नेटिक की, याद है? डायमैग्नेटिक की पहचान क्या होती है? कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो डायमैग्नेटिक होता है। जैसे बेरिलियम कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, 1s2 कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2s2 कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो किसी भी एलिमेंट के बारे में अगर पूछा जाए कि वो डायमैग्नेटिक है या नहीं, कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक कहलाया जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक को या तो रिपेल करता है या अट्रैक्ट ही नहीं करता। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलो आगे, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, टेम्परेरी मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। कभी एक एग्जांपल देखा है, एक आयरन का पीस लो, एक आयरन का पीस लिया और उसके साथ ही दूसरा आयरन का पीस लिया। आयरन आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। ब्लेड ले लो, एक ब्लेड से एग्जांपल देखा होगा, एक ब्लेड दूसरे ब्लेड को अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इस ब्लेड के ऊपर मैग्नेट लगा दोगे, अब ये नीचे वाला ब्लेड भी मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेगा। खाली ब्लेड है, मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, एक्सटर्नल मैग्नेट लगा दी, एक ब्लेड पे मैग्नेट लगा दो तो ये दूसरा ब्लेड भी मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट की तरह बिहेव करे, ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट की तरह बिहेव करे, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, उसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन। लेकिन मैं इसमें एक लाइन ऐड करने को और कहूंगा, एंड बिहेव लाइक मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। ऐड कर लेना, बिहेव लाइक मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते हैं, इसीलिए टेम्परेरी मैग्नेटिज्म इनको कहा जाता है। सच सब्सटेंस लूजेस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। और पहचान है, इनके पास फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्यू अनपेयर्ड। अब ये फ्यू शब्द अपने आप में गजब का शब्द है। फ्यू, एक पतला सा 100 ग्राम का बच्चा वो फ्यू चपाती खाता है, कितनी खा लेगा? आधी। और एक 250 किलो का बच्चा वो फ्यू चपाती खाता है, 250 किलो वाले की फ्यू चपाती भी 10-12 होंगी, उसके लिए 10-12 कुछ मायने रखती होंगी। तो ये जो फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये प्रॉब्लमेटिक है। तो यहां याद रख लो, 1 से लेके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर किसी के पास 1 से लेके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो पैरामैग्नेटिक में काउंट होगा। 1 से लेके 3। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो अपने आप समझ जाए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। ये कहा जाएगा, पैरामैग्नेटिक मानेंगे। अब हमारे पास आते हैं दूसरे सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक, परमानेंट मैग्नेटिज्म। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो लार्ज मैग्नेटिज्म शो करते हैं, जिनकी मैग्नेट बनाई जाती हैं। पैरामैग्नेटिक में क्या था? जैसे ब्लेड का एग्जांपल लिया, ब्लेड अपने आप में मैग्नेट नहीं है, लेकिन अगर उस पर मैग्नेट रख दी जाए तो वो दूसरे ब्लेड को अट्रैक्ट करता है, यानी एक्सटर्नल फील्ड में मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। लेकिन ये वो सब्सटेंस हैं कि एक्सटर्नल फील्ड हो या ना हो, ये हमेशा मैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। परमानेंट मैग्नेटिज्म इनको कहा जाता है। ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन है। टेम्परेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक।
क्या पहचान? 1 से लेके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दीज आर दो सब्सटेंसेस विच रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड हो या ना हो तब भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं। ये एग्जाम्पल रटने हैं, ये एग्जाम्पल आपने रटने हैं, इन एग्जाम्पल को ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल रटने हैं। This property is shown by those elements which contain a large number of unpaired electron. लार्ज नंबर का मतलब 3 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिनके पास 3 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करेंगे, दे पोजेस लार्ज यानी मोर देन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना, ये एग्जाम्पल जरूरी है क्योंकि इन एग्जाम्पल में कुछ एक्सेप्शन भी हैं और कॉम्पिटिटिव में यही एक्सेप्शन आते हैं। निकल के पास 3 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन वो भी प्रैक्टिकली फेरोमैग्नेटिक बिहेव करता है, तभी मैंने आपको ये एग्जाम्पल कहे कि एग्जाम्पल जरूर अलग से याद करना है। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को पहचानो, तो ये जनरली इन चारों में से ही पूछा जाता है। मैंने कहा कि भाई मैग्नीज कैसा सब्सटेंस है, मैग्नीज। अब आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ये मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5। डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर देन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हो गया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसे कहा जाएगा फेरोमैग्नेटिक कहा जाएगा, मोर देन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है। अच्छा अब देखो, अगले आते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब एंटी फेरो, देखो नाम बता रहा है एंटी फेरो। फेरो क्या थे, जो बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म शो करते थे वो थे फेरो। एंटी फेरो क्या है? अब मैं कहता हूं भाई एक एटम के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा एटम X है और उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब जैसे ही आप सुनोगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आप कहोगे भाई ये तो फेरोमैग्नेटिक होगा, इसके पास तो 3 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फेरोमैग्नेटिक होगा। लेकिन ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो किस तरह से सेटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा क्लॉकवाइज, चौथा एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग ऑर्बिटल में हैं, लेकिन वो बाय चांस किसी वजह से ऐसे अरेंज हो गए कि एक क्लॉक है, एंटी क्लॉक है, क्लॉक है, एंटी क्लॉक है। इसके मैग्नेटिज्म को ये कैंसिल करेगा, उसके मैग्नेटिज्म को वो कैंसिल करेगा और ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। मींस दे आर एक्सपेक्टेड टू शो लार्ज मैग्नेटिज्म। इनसे उम्मीद की जाती है कि ये बहुत ज्यादा मैग्नेटिक होंगे क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, बट दे शो 0 मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिज्म नहीं शो करते, इन्हें एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। दीज आर दो सब्सटेंसेस विच आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस लार्ज मैग्नेटिज्म बट शो 0 मैग्नेटिक मोमेंट। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दे पोजेस इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी जितने अनपेयर्ड क्लॉकवाइज हैं उतने ही अनपेयर्ड एंटी क्लॉकवाइज हैं। ये इनकी पहचान है, इस बात को इस तरह से याद रखना, इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लास्ट टाइप है, इसे फेरी मैग्नेटिक कहा जाता है। देखो एक हुआ डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं। पैरामैग्नेटिक टेम्परेरी मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटिज्म। एंटी फेरो एक्सपेक्टेड टू शो लार्ज मैग्नेटिज्म बट शो 0 मैग्नेटिज्म। उम्मीद तो की जाती है कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, मैग्नेटिक होगा, लेकिन होता नहीं है। फेरी, अब फेरी के साथ देखो क्या है, दे आर एक्सपेक्टेड टू शो लार्ज मैग्नेटिज्म। एक्सपेक्टेड, इनसे उम्मीद की जाती है कि बहुत मैग्नेटिक होगा, बट दे शो लिटिल मैग्नेटिज्म।
एंटी फेरो वाले में क्या था, एक्सपेक्टेड टू शो लार्ज बट शो जीरो, बट यहां दे आर एक्सपेक्टेड टू शो लार्ज मैग्नेटिज्म बट शो लिटिल। देखो कैसे, मैं कहता हूं एलिमेंट X के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपके दिमाग में आएगा भाई ये तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक होगा क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से, अब वो कारण क्या हो सकते हैं, वो कारण प्रेशर हो सकता है, रेडिएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। किन्हीं कारणों से ये 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज हो गए कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से अरेंज हो गए। जनरली नहीं होता, बट इन सर्टेन सिचुएशन। अब क्या होगा, इसके मैग्नेटिज्म को ये कैंसिल करेगा, ऑपोजिट है, इसके मैग्नेटिज्म को ये कैंसिल करेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, और इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। तो उम्मीद कर रहे थे 5 अनपेयर्ड की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होगा, लेकिन मैग्नेटिज्म तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ही है, 5 की वजह से नहीं है। डेफिनेशन, दे आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस लार्ज मैग्नेटिज्म बट दे शो स्मॉल मैग्नेटिज्म। एग्जाम्पल आपने यहां पर याद रखना, और कॉज कारण अनइक्वल मैग्नेटिक मोमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अनइक्वल मैग्नेटिक, देखो क्या हुआ ना, क्लॉकवाइज कितने हैं, 3, एंटी क्लॉकवाइज 2, क्लॉकवाइज 3, एंटी क्लॉकवाइज 2, तो अनइक्वल। पिछले वाले में क्या था, एंटी फेरो में 2 क्लॉक 2 एंटी क्लॉक, इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अनइक्वल मैग्नेटिक मोमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इस वजह से ये ऐसी प्रॉपर्टीज को यहां पर शो करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करा दी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपकी हो गई, स्ट्रक्चर आपका हो गया। अब जरा चलो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पे, जरा डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होती है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। लेट्स अंडरस्टैंड। देखो सपोज ये कोई एटम है, ये कोई एटम है, यहां न्यूक्लियस, यहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, ये न्यूट्रल है, नॉन पोलर क्रिस्टल है। ये कोई सॉलिड है, नॉन पोलर क्रिस्टल है, यहां समझना जरा। अब मैं यहां पर इलेक्ट्रोड लगाता हूं, मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले क्या था, ये न्यूट्रल क्रिस्टल था क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस और आसपास इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल। अब ये मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिए, अब होगा क्या, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ शिफ्ट होंगे और न्यूक्लियस नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होगा। यानी अब ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और न्यूक्लियस थोड़ा नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हिस्सा इस तरफ है, तो इस हिस्से में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस इस कॉर्नर पे है, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह के सॉलिड को पोलर क्रिस्टल कहा जाएगा। ये पोलर क्रिस्टल कहलाया जाएगा, पोलर क्रिस्टल इसको कहा जाएगा। तो अब जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो पोलर क्रिस्टल से शो की जाती है। देखो ध्यान से, व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड टू एन एटम, द पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। पोलराइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट होना और न्यूक्लियस एक तरफ शिफ्ट होना, इसे पोलराइजेशन कहा जाता है। अब जब सॉलिड होगा तो ऐसे बहुत सारे पोलर क्रिस्टल आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर इन पोलर क्रिस्टल पे प्रेशर अप्लाई करें, अब बहुत सारे पोलर क्रिस्टल है, इन पे प्रेशर अप्लाई करें तो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है
जिसे पीजियो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, पीजियो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो पीजियो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ? व्हेन वी अप्लाई मैकेनिकल प्रेशर ऑन पोलर क्रिस्टल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसे पीजियो इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे सॉलिड को पीजियो इलेक्ट्रिक सॉलिड कहा जाता है। अभी मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। इसे हम प्रेशर लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इन्हें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर भी इसको कहा जाता है। तो पीजियो इलेक्ट्रिसिटी, पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पूछ ले, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर पूछ लें, आपके पास प्रेजेंट है। ऐसे ही इस पोलर क्रिस्टल को अगर मैं हीट करता हूं तो ये पोलर क्रिस्टल इधर से उधर मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, और एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू हीटिंग, हीट करने पे जो इलेक्ट्रिसिटी आई उसे पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और ऐसे सॉलिड को पायरो इलेक्ट्रिक सॉलिड कहा जाता है। या इन्हें हम थर्मल इलेक्ट्रिकल, थर्मल का मतलब हीट से हुआ, थर्मल इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के नाम से भी पहचानते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं पीजियो इलेक्ट्रिक सॉलिड क्या है, तो आप कहेंगे पोलर सॉलिड जिन पे मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करने पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पायरो इलेक्ट्रिक सॉलिड ऐसे पोलर सॉलिड जिनको हीट करने पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन आता है किस तरह के सॉलिड पीजियो इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं? क्वेश्चन लिख लो, विच टाइप ऑफ सॉलिड, विच टाइप ऑफ सॉलिड्स आर पीजियो इलेक्ट्रिक? So your answer will be polar crystal will be the piezoelectric. Which type of solid will be pyroelectric? Polar crystal will be the pyroelectric. ये जवाब रहेगा। Definition आप इस तरह से लिख सकते हो, piezoelectricity, when we apply mechanical pressure to the polar crystal, electricity is produced due to displacement of ion, and this electricity is called as the piezoelectricity। ये बात यहां पर हो गई। आपने कुछ बच्चों के, छोटे बच्चों के ऐसे शूज देखे हैं, जब बच्चे चलते हैं तो उन शूज में से लाइट निकलती है, बच्चे चलते हैं तो लाइट निकलती है, बच्चे प्रेशर लगाते हैं और जूते में से लाइट निकलती है। पीजियो इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जाम्पल होता है, पीजियो इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जाम्पल होता है। इन्हें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, ये मैंने अभी लिखवाया भी था, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, ये एग्जाम्पल रटने हैं आपको। गैस लाइटर, माइक्रोफोन, स्पीकर, पिकअप रिकॉर्ड प्लेयर। पास्ट में आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनमें से किसमें पीजियो इलेक्ट्रिक सॉलिड होता है। पिकअप रिकॉर्डर और माइक्रोफोन पूछा जा चुका है, यहां से इसको याद रखना। पायरो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो का मतलब हीट, पोलर क्रिस्टल को जब हीट करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, थर्मल इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के नाम से इसको हम पहचानते हैं। ये यहां पर याद रखेंगे। इस तरह से बच्चों ये हमारी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आपको बता दी गई। आपके पढ़ने के लिए ये दो डेफिनेशन है, मेन बात मैंने समझा दी। जैसे फेरोमैग्नेटिज्म था ऐसे फेरो इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे ही एंटी फेरो जैसे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म था। इनको पढ़ के देखिएगा, इनका मीनिंग खुद समझने की कोशिश कीजिएगा। और अब लास्ट में हम चलते हैं अमरफस सॉलिड पे। अमरफस सॉलिड चैप्टर अबाउट टू फिनिश। देखा न्यूमेरिकल और है, पहले इसको जल्दी से कर लें। अमरफस सॉलिड जैसा कि आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था, जहां पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता उन्हें अमरफस सॉलिड कहा जाता है। दो सॉलिड हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डू नॉट पोजेस रेगुलर अरेंजमेंट। ग्लास हो, रबर हो, प्लास्टिक हो, यानी कोई भी पॉलीमर हो, वो अमरफस सॉलिड कैटेगरी में आता है, आपने पढ़ा था।
अमरफस सॉलिड की कुछ खास प्रॉपर्टी थी। क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट अमरफस सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अमरफस सॉलिड एकदम से मेल्ट नहीं होता। जैसे कभी प्लास्टिक को हीट करो, एकदम से मेल्ट नहीं होगी, पहले वो सॉफ्ट होगा, फिर चेयरिंग हो जाएगी, एकदम से मेल्ट नहीं होगी। आपको मैंने पहले लेक्चर में यह भी बताया था कि अमरफस सॉलिड ऑन स्लो हीटिंग एंड स्लो कूलिंग, जिसे एनिलीन कहा जाता है, क्रिस्टलाइन कैरेक्टर ऑब्टेन करता है। मैंने बताया था कि अमरफस को क्रिस्टलाइन में बदलना है तो एनिलिंग, और क्रिस्टलाइन को अमरफस में बदलना है क्वेंचिंग। फर्स्ट लेक्चर में दोनों बातें बताई थी। एग्जाम में क्वेश्चन ये मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं, हाउ अमरफस सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन। तो जवाब था बाय द एनिलिंग, ये आपको ध्यान रखना था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड क्वार्ट्ज, हाउ ग्लास कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्वार्ट्ज, क्वेश्चन आया, इसको लिख लेना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड क्वार्ट्ज, ग्लास अमरफस सॉलिड, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाउ ग्लास कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्वार्ट्ज, यानी ग्लास के स्ट्रक्चर को क्वार्ट्ज के स्ट्रक्चर में कैसे बदलते हैं। ग्लास को स्लो हीट करेंगे, स्लो कूल करेंगे, उसमें क्रिस्टलाइन कैरेक्टर आएगा। तो दूसरे पार्ट का जवाब हुआ बाय एनीलिंग, दैट इज स्लो हीटिंग एंड स्लो कूलिंग, we can convert glass like structure into quartz. Now important question mark karo, important question, why the window glass of old building become milky after long time। कभी घरों में देखना, जब नया नया कांच लगवाते हैं बिल्कुल क्लीन होता है, बिल्कुल साफ, कुछ सालों बाद धुंधलापन आने लगता है। अच्छा, जो बच्चे स्पेक्स लगाते हैं ना, स्पेक्स, आजकल तो खैर मैक्सिमम बच्चे स्पेक्स लगाते हैं, तो जब चश्मा लगने वाला होता है, दूर की दुनिया धुंधली दिखाई पड़ती है, धुंधली सी दिखती है। लेकिन जब जिस दिन चश्मा लगवा के आते हैं, सारी दुनिया चमकदार हो जाती है। बल्ब की तरफ भी देखे तो ऐसे चमकता हुआ सा लगता है। जो चीजें हमारे दुनिया से गायब थी वो भी वापस आ जाती हैं, दूर की चीजें भी दिखाई देने लगती हैं। लेकिन कुछ समय बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, उस कांच में, उस चश्मे के ग्लास में स्क्रैच पड़ने शुरू हो जाते हैं, धुंधलापन आ जाता है। ऐसा ही धुंधलापन कांच में भी। बॉयज जो हेलमेट पहनते हैं, कभी देखना जब नया हेलमेट लाते हैं ना, तो उसमें से बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ता है। रात में जब सामने की लाइट भी पड़ती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्लीन दिखता है, साफ दिखता है। लेकिन 5-6 महीने के बाद अगर आप उस हेलमेट को रात में लगा के जाते हो, उसका कांच सामने रखते हो, तो सामने से लाइट हमें क्लियर नहीं दिखाई पड़ती, फैली हुई सी लाइट दिखाई पड़ती है। यानी ग्लास में कुछ समय बाद धुंधलापन आता है, क्रिस्टलाइन कैरेक्टर आता है, ये मिल्की हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बात बहुत सिंपल है। ग्लास अमरफस सॉलिड है, दिन के समय में सूरज की रोशनी से हीटअप होता है, रात को जब सूरज की रोशनी नहीं होती तो कूल डाउन होता है। डे हीटिंग, नाइट कूलिंग, स्लो हीटिंग, स्लो कूलिंग। और ग्लास यानी अमरफस सॉलिड में अगर स्लो हीटिंग स्लो कूलिंग होगी तो उसमें क्रिस्टलाइन कैरेक्टर आएगा। ग्लास इज एन अमरफस सॉलिड, एक्वायर क्रिस्टलाइन कैरेक्टर ड्यू टू द एनिलिंग, दैट इज स्लो हीटिंग एंड स्लो कूलिंग। ये रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, why the window glass of old building become thick at the bottom। देखो क्या होता है, ऐसी बिल्डिंग जो 80-90 साल पुरानी हो गई है, 80-90 साल पुरानी, उनके साथ ये समस्या आती है। ओरिजिनल इंस्टॉलेशन, जब कांच लगाते हैं ऊपर से लेके नीचे तक मोटाई सेम रहती है, लेकिन जब ये कांच 70, 80, 90 साल तक लगा रहता है तो ये ऊपर से पतला और नीचे से मोटा हो जाता है आफ्टर 100 ईयर।
विंडो ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग बिकम थिक एट द बॉटम। ये थिक हो गया, क्यों हो गया? बात बहुत सिंपल है। ग्लास एक अमरफस सॉलिड है, उसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। अमरफस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। और सुपर कूल्ड लिक्विड की टेंडेंसी टू फ्लो होती है, वो धीरे 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 फ्लो करता है। ये कुछ ग्लास में होता है। ग्लास इज एन अमरफस सॉलिड, इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, हैंस possess टेंडेंसी टू फ्लो। ये धीरे 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 बहुत धीरे 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 ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ फ्लो करता है और नीचे से थिक और ऊपर से थिन हो जाता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इट फ्लोज डाउन एंड बिकम थिक एट द बॉटम। ये हमारा ग्लास के साथ ये पॉइंट यहां पर बनता है। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर आपको मैंने बता दिया, इसको अच्छे से कर लेना है आपने। एक क्वेश्चन आपका डन। नाउ अब जरा चलो एक और क्वेश्चन पे, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का। एनालिसिस शो दैट निकल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला N.9801। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Ni+2 एंड Ni+3। अब देखो एक्चुअल में है क्या। एक्चुअल में ये होना चाहिए था निकल +2 एंड O-2, ताकि आपको मिलता NiO। अगर ये प्योर सब्सटेंस होता तो 100% निकल +2 होता, 100% O-2 होता। लेकिन निकल का नंबर ऑक्सीजन से कम है, इसका मतलब वहां पर इंप्योरिटी है। निकल +2 के साथ साथ निकल +3 भी है। आपको मैंने डोपिंग में बताया था कि अगर मोनोवैलेंट आयन को डाईवैलेंट आयन रिप्लेस करता है तो होल जनरेट होता है, रेशो घट जाता है। तो कुछ निकल +2 आयन हट जाते हैं, उनकी जगह कुछ निकल +3 आ जाते हैं और इस वजह से ये 0.98 और 1 का रेशो यहां पर बनता है। अब पूछा गया कि कितने निकल +2 हैं और कितने निकल +3 हैं, ये आपको बताना है। कितना परसेंटेज निकल +2, कितना परसेंटेज निकल +3। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास प्योर नहीं है, इसमें कुछ निकल +2 हैं और कुछ निकल +3 हैं और O-2 यहां पर प्रेजेंट है। नाउ लेट निकल +2 X, टोटल निकल कितना है 0.98, स्टेटमेंट में गिवन है टोटल निकल है 0.98। हम निकल +2 मान लेते हैं X है, तो निकल +3 कितना हो जाएगा 0.98 - X, ये निकल +3 हो जाएगा 0.98 - X, ये हो जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, अब आपके पास निकल +2 है, निकल +3 है और साथ में आपके पास O-2 प्रेजेंट है, O-2 प्रेजेंट है। अब रिडॉक्स रिएक्शन में आप एक बात जानते हो, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज। निकल ऑक्साइड में चार्ज कितना है 0, चार्ज 0। इसका मतलब जो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उसका सम 0 होगा, अब निकल यहां पर +2 भी है और +3 भी है, तो मैं ये कहूंगा यहां पे टोटल निकल +2 इंटू चार्ज प्लस टोटल निकल +3, कितने निकल +3 हैं इंटू चार्ज, प्लस टोटल ऑक्सीजन इंटू चार्ज इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, निकल +2 है, निकल +3 है, इसका चार्ज और ये इट मस्ट बी 0। निकल +2 X है और चार्ज कितना है 2, तो ये कहूंगा ये हो गए 2x। निकल +3 है 0.98 - X, तो 0.98 - X हो गए टोटल निकल +3 और चार्ज कितना है 3। ऑक्सीजन पे चार्ज है, ऑक्सीजन है 1, चार्ज है -2 इज इक्वल टू 0। और यहां से आप
x की वैल्यू सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू आएगी 0.94। x की वैल्यू आपके पास यहां पर आएगी 0.94, ये आपके पास वैल्यू इधर आएगी, x विल बी 0.94, यानी निकल +2 आपके पास कितने होंगे 0.94। तो निकल +3 कितने होंगे, निकल +3 0.98 माइनस एक्स, 0.98 माइनस एक्स, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके देखो कितना आएगा, 0.98 माइनस एक्स कर लो, x 0.94 था तो 0.98 माइनस एक्स यानी 0.94, और ये सॉल्व करके 0.04, तो निकल +3 आ गया 0.04 आपके पास, निकल +3, निकल +2 0.94 और ये 0.04। परसेंटेज ऑफ निकल +2, परसेंटेज कैसे निकालोगे, कितना निकल है डिवाइडेड बाय टोटल, अब टोटल निकल कितना था 0.98 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये सॉल्व करके आएगा 95.91%, 95.91%। परसेंटेज ऑफ निकल +3 सिंपल है, अगर निकल +2 इतना है तो 100 में से ये माइनस कर दिया आपने, और ये माइनस करके 4.09%, ये आपका जवाब यहां रहेगा। तो आपने देखा टोटल निकल में से निकल +2 इतना, निकल +3 इतना, यहां से x की वैल्यू को आपने सॉल्व कर लिया, 2x था 0.98 माइनस एक्स था ये आपके पास, और ये सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई, यानी निकल +2 का इतना फ्रैक्शन है, निकल +3 का इतना है, ये आपने यहां पर कर लिया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहां पे सॉल्व हो गया। अब मैं आपको यहां पर होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क का ये क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को होमवर्क में सॉल्व करना है ध्यान से। अगेन इंपॉर्टेंट वन, बट दिस इज फॉर योर होमवर्क, इसको आपने करना है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही है, Fe 0.95, Fe +2, Fe +3 इनका फ्रैक्शन निकालना है। मैं जवाब बता देता हूं, परसेंटेज ऑफ Fe +2 आएगा 89.4% और परसेंटेज ऑफ Fe +3 आएगा 10.6%, ये आपके पास रहेगा। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन और आता है, यहां एक क्वेश्चन और आता है कि ये 0.95 है, ऑक्सीजन 1 है। क्वेश्चन आता है वाई Fe 0.95O इज अ आयरन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये आयरन डेफिशिएंट, देखो आयरन डेफिशिएंट का मतलब एक ऑक्सीजन है और 0.95 ये, यानी आयरन का नंबर कम है। ये आयरन डेफिशिएंट क्यों है? तो जवाब सिंपल सा था कि सम ऑफ द Fe +2 आर रिप्लेस्ड बाय Fe +3। आंसर लिख लेना, सम ऑफ द Fe +2 आर रिप्लेस्ड बाय Fe +3, इस वजह से ये आयरन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर रहता है। तो बच्चों, ये चैप्टर यहां पर फिनिश होता है। सारी चीजें, एक एक चीजें आपको मैंने यहां करवा दी हैं। हमारा ये चैप्टर यहां पर फिनिश होता है। बात करेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।